हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं बीएचएम। जो आपको बता रहे थे कि बीएचएम का हम ऑपरेशन मैनेजमेंट अभी पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। इसमें आपको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट बताया, आपको टाइप्स ऑफ मैनेजर का बताया, पहले बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, जितने भी हमारे ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है इसको बताया। टाइप्स ऑफ मैनेजर हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डॉक्टर का डिस्कस किया कि कितने प्रकार के डॉक्टर होते हैं और कौन से डॉक्टर को क्या कहते हैं। आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का देखने वाले हैं कि रिसेप्शन के बारे में। फर्स्ट यूनिट में हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स और टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर्स, ये तीन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। चौथे वीडियो है हम लोग का, इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि फंक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें डिस्चार्ज क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, हॉस्पिटल में एडमिट कैसे करना है पेशेंट को। अब आप अगर बीएचएम का, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो कहता है वी कैन मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट इन द इंडस्ट्रियल। सबसे पहला क्या है हमारा, देखेंगे तो इंडस्ट्रियल। उसके बाद है, ठीक है ना, इंटरप्राइजेज, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, परचेजिंग, कंट्रोलिंग, क्वालिटी कंट्रोल एंड इन्वॉलेंट्री क्वालिटी। देखिए ऑपरेशन मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल जितने भी इंटरप्राइजेज हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल है, इंटरप्राइजेज है या कोई कंपनी है, उसका काम क्या है, उसके बारे में प्लानिंग करना कि ये कैसे चलेगा, ग्रोथ कैसे होगा, डे बाय डे इंक्रीजमेंट कैसे होंगे, ठीक है ना। इसके बारे में उसका शेड्यूलिंग, किस समय क्या काम होनी चाहिए। ऑपरेशन मैनेजमेंट आपको ये भी चीज़ें करने का सिखाएंगे। परचेजिंग, किस कंपनी में, किस हॉस्पिटल्स में क्या होनी चाहिए, क्या परचेज करना चाहिए, किस चीज़ के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। कंट्रोलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा हमने पहले भी आपको बताया है। उसके बाद है हमारा इनवॉलेंट्री कंट्रोल, जितने भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल भी होते हैं वो सब इनवॉलेंट्री, यही सब चीजें मेनली है, यही सब चीजें के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये इसमें फंक्शन हम समझ गए, हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। रिसेप्शन क्या है हमारा, रिसेप्शन। रिसेप्शन क्या है, देखिए दो तीन तरह के रिसेप्शन होते हैं। एक शादियों वाला रिसेप्शन कहलाता है, जो शादी विवाह में जो होता है आफ्टर गेट टुगेदर, वो भी क्या होता है, रिसेप्शन होते हैं। कंपनी में भी रिसेप्शन होते हैं, लेकिन हम बीएचएम कोर्स कर रहे हैं इसलिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम हॉस्पिटल की तरफ चलेंगे। सभी जगह रिसेप्शन होते हैं, लेकिन ये हम जो पढ़ेंगे मेन हमारा काम इसमें क्या रहेगा, हॉस्पिटल के बारे में, मेडिकल फील्ड के बारे में। कहता है वर्क, देखिए मेडिकल रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं, रिसेप्शन क्या होता है, एक फ्रंट टेबल है। रिसेप्शनिस्ट कौन होते हैं, जो उस टेबल पे बैठते हैं, जो वर्क करते हैं, वहां पर जो आदमी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रिसेप्शनिस्ट। इसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसको समझिए, वर्क एट द फ्रंट डेस्क ऑफ मेडिकल ऑफिस, ठीक है ना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू पेशेंट्स एंड विजिटर। ये मेन चीजें हैं, ठीक है ना। फ्रंट डेस्क बोलते हैं इसको, ठीक है ना। रिसेप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट डेस्क। फ्रंट डेस्क कहने का क्या मतलब है, डेस्क का मतलब एक बेंच, समझिए कि डेस्क का मतलब क्या होता है, एक टेबल और चेयर। तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट डेस्क, यानी कि कोई भी जगह पहले पहुंचते ही आपको कौन मिलेगा, रिसेप्शन। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रंट डेस्क। गार्ड के बाद जो एंट्री होती है, सबसे पहले कोई बिल्डिंग के बाहर क्या मिलता है, गार्ड के बाद क्या मिलता है हमारा, तो रिसेप्शन। सबसे प्राइमरी जो हॉस्पिटल के अंदर में कोई भी इंक्वायरी करना है, गार्ड को तो ये भी नहीं पता होता है कि इस बिल्डिंग में काम क्या हो रहा है, वो सिर्फ बिल्डिंग को आने जाने वाले को रोकने का, उसको काम से मतलब नहीं होता है। अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं तो रिसेप्शन को फ्रंट और प्राइमरी इसी को कहा जाता है, ठीक है ना। जो फ्रंट डेस्क है इन मेडिकल ऑफिस, कोई भी कहीं भी हॉस्पिटल जाइए, क्लिनिक जाइए, तो वहां पर रिसेप्शन जो है वही आपको डॉक्टर देंगे। सिंपल डॉक्टर भी अगर है ना, फिजिशियन घर पर दुकान, तो वो भी एगो रखते हैं कंपाउंडर, जो नंबर लगाने वाला जिसको कहते हैं, तो वो क्या है, रिसेप्शन का ही एक पार्ट है वो, ठीक है, जहां पर आपका डॉक्टर के यहाँ नंबर लगता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद इसका क्या करना, काम क्या रहता है, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस, मतलब उसको हेल्प करने का काम रहता है उस पेशेंट को, और कोई उसके साथ जो विजिटर्स आए हैं या फिर एमआर कोई आ गया, ठीक है ना, तो इस सबको असिस्ट करने का, गाइड करने का, ये काम किसका हमारा, तो ये हमारा रिसेप्शन का काम है। ए मेडिकल रिसेप्शनिस्ट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर, देखिए अब इसके काम का क्या गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिस एंड इंश्योरिंग दैट द मेडिकल, ठीक है ना, इन्वायरमेंट। उस अब देखिए जाइएगा मेडिकल हॉस्पिटल में, उसका इन्वायरमेंट उसी तरह का क्रिएट होना चाहिए, ठीक है ना, कि आपको उस तरह का मेडिकल वाला में जाकर के इंजीनियरिंग वाला बात नहीं ना पूछ सकते, सीमेंट दुकान, किराना दुकान वाला बात करेंगे, वैसा बिहेवियर तो नहीं ना कर सकते हैं। उसका माहौल भी उसी तरह करके इन्वायरमेंट को बना करके रखना होता है। इज वेलकमिंग, देखना कोई भी आता है तो सबसे पहला काम क्या आता है, रिसेप्शन पर गए तो उसको ग्रीट करना, वेलकम करना, स्वागत करना होता है सबसे पहले, ठीक है ना, विथ काम एंड क्विट्स। देखिए काम का मतलब क्या होता है, रिलैक्स, शांत रहना चाहिए, ठीक है ना। और क्वेट मतलब कोई भी छोटा छोटा काम है, ये सभी काम करने का काम किसका है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान देना, हर हमेशा एक्टिवेट रहना, ठीक है ना, फॉर द पेशेंट्स
अपना पूरा प्रायोरिटी देना, ठीक है ना, फॉर किसके लिए, पेशेंट्स एंड देयर फैमिली। रिसेप्शन का काम ही होता है उस पेशेंट का और जो पेशेंट होते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट होते हैं उस पर पूरा फोकस करना होता है, ठीक है ना, कि आया अब ऐसा नहीं कि पेशेंट एडमिट कर लिए और रिसेप्शनिस्ट का कोई काम नहीं है, फैमिली जाकर के बाहर रोड पर बैठा रहे हैं, वो गलत चीज़ें हैं। फैमिली को भी उतना ही प्रायोरिटी देना चाहिए, पेशेंट के अटेंडेंट को भी उतना ही प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, ठीक है ना, कि अगर कोई आ रहा है तो कहाँ है क्या है, ठीक है ना, फैमिली है तो कौन मिलने आए हैं, कैसे कहाँ पर बैठेंगे, उनका तो भाई ऐसा नहीं थोड़े है कि पेशेंट लाए और फेंक दिए हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, बाहर अपना रोड पर फैमिली घूम रहा है, भटक रहा है, खाना बना रहा है। कुछ चीज़ें ये रिसेप्शन का काम है कि मैनेज करके रखना, ठीक है। तो ये था हमारा रिसेप्शन के बारे में, और रिसेप्शन का रोल क्या होता है इस चीज़ को हम लोग अब समझते हैं। रिसेप्शनिस्ट का रोल क्या सब है, वर्क क्या है, ठीक है ना, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इट, देखो हॉस्पिटल को स्मूथली चलाने में हेल्प करना रिसेप्शनिस्ट का काम है, ठीक है ना। उसके बाद ग्रीट विजिटर्स को अभिनंदन स्वागतम करना है रिसेप्शनिस्ट का। आंसर, हर कॉल रिसीव करना है, कॉल पर फोन पर कोई नंबर लगाना है, क्या बातें हैं, हर कॉल पिक का जवाब देना है, आंसर करना है, ठीक है ना, हर कॉल्स के बारे में, फोन कॉल्स के। एंड रन, देखिए इवेंट्स, कोई भी इवेंट जो होता है, जो छोटा छोटा खर्चा को भी मैनेज करने का काम किसका है, ठीक है ना, तो रिसेप्शनिस्ट का, ठीक है ना। इवेंट्स का मतलब ये होता है छोटे छोटे खर्चा, छोटा छोटा काम को रिसेप्शनिस्ट, ये हर चीज़ मैनेज करके थोड़े कहेंगे सर 2 आदमी आए हैं चाय बनवाना है बनवा ले, ये नहीं, छोटा मोटा जो काम है आप कर सकते हैं। वाइल मेंटेनिंग प्रोफेशनल्स, देखिए एकदम दिखना भी चाहिए प्रोफेशनलिज्म की तरह, थोड़ा इंट्रैक्शंस होनी चाहिए, रिसेप्शनिस्ट ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो डायरेक्ट कोई आए तो उसे अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है ना। अब आए क्या चाहिए हो, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज प्रोफेशनल, ये सब चीज़ें बदलनी होगी। रिसेप्शनिस्ट बनना है तो अट्रैक्टिव लुक होनी चाहिए, नहीं कहता है फेशियल स्माइल फेस हर हमेशा स्माइली होना चाहिए, ठीक है ना। विद कस्टमर्स और पोटेंशियल्स क्लाइंट्स, देखिए कोई भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, एकदम आपको काम रहना है, ग्रीट करना है और आपको वेलकमिंग करके, ठीक है ना, अपना पोटेंशियल जो भी है आपको देखना, कस्टमर कुछ भी हो, कस्टमर कुछ भी करे, आपको काम करके रिलैक्स होकर के उसको हैंडल करना है। कीप पेशेंट टू अपॉइंटमेंट ऑफ द शेड्यूल, देखिए पेशेंट का अपॉइंटमेंट भी लेने का काम किसका है, रिसेप्शन का। ऑन शेड्यूलिंग करना कि कौन पेशेंट कहां पर देखेगा। प्रोवाइडिंग द पेशेंट अराइवल, पेशेंट कैसे आएगा, क्या हुआ। रिव्यूइंग सर्विस डिलीवरी, कोई पेशेंट को कहां मिला, कितना नहीं मिला, सही से उसका केयर हो पा रहा है नहीं कि नहीं, पेशेंट केयर हो पा रहा है या नहीं, ये सब चीजें भी देखने का काम है। उसके बाद स्टाफ का शेड्यूलिंग भी करने का काम है। प्रोवाइड, हर चीज का बिना डिले किए हुए हर काम को करने का काम किसका है, ये रिसेप्शनिस्ट का है। ये हर चीज देखते रहना है, उसको सुपरविजन करते रहना है, ठीक है ना, कहां पर कौन स्टाफ जाएगा, कितना वर्क कहां पर होना चाहिए, ये सब चीजें का काम किसका है हमारा, तो रिसेप्शनिस्ट का काम है हमारा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग स्किल क्या होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट का जो है, ठीक है ना, उसके बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे प्राइमरी वर्क है, ठीक है ना, जो भी कस्टमर आया उसका सर्विस स्किल क्या क्या है अपने अंदर में, ठीक है ना, अपना कैपेबिलिटी, ये सब जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। कुछ चीजें हैं उसको समझते हैं। कस्टमर सर्विस स्किल्स होनी चाहिए, उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी जो सेटअप है, ठीक है ना, उसके बारे में जानकारी होनी अच्छी चाहिए। कंप्यूटर का स्किल होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, बैठने बात करने का हर चीज का तरीका उसके अंदर होनी चाहिए, तभी आप प्रोफेशनलिज्म नहीं रहिएगा। अब बैठ गए रिसेप्शन पर, छपरी की तरह बाल कटा लिए, इधर से कटाए हैं, दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके आप टी शर्ट पहन करके, हाँ अब बताइए क्या काम है, ऐसे नहीं हो सकता है। हर चीज़ें का तरीका है, ठीक है ना, उस तरह से काम किया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए पेशेंट्स के साथ। अब पेशेंट आया है ब्रेन को दिखवाने के लिए, और गांव देहाती भाषा में बोल रहा है, कम्युनिकेट आप सही नहीं कर पा रहे हैं। अब बोल दिया कि ब्रेन यहाँ खुलता है, अब आप समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, आप भर्ती कर लिए और उस चीज़ का फैसिलिटी आपके पास नहीं है, देन दिक्कतें हो सकती है। इसलिए क्या करिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए कि किससे कैसे बात करनी है, तहजीब तरीका, ठीक है ना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए एक रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, उसको बात करने का, समझ होने का, सामने वाला क्या बोल रहा है। मल्टीटास्किंग, ये नहीं कि ये नहीं कर पा रहे, एक साथ 2 काम मिल गया, जैसे किसी को होता है ना कि 4-5 काम एक बार दे दी तो परेशान हो जाता है, सर हम एक ही काम करने के लिए बुलाएंगे, तो नहीं, उसको रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो मल्टी टास्किंग ही होती है, ठीक है ना। अटेंशन टू डिटेल्स, हर चीज़ों का अच्छे से जानना, समझना, सीखना होता है, पूरा डिटेल करना होता है आपको, ठीक है ना। प्रोफेंसी इन द मेडिकल टर्मिनोलॉजी, देखिए, और साथ में रिसेप्शनिस्ट वही होनी चाहिए जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान होनी चाहिए। विदाउट मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आप जब मेडिकल टर्म के बारे में जानते ही नहीं है, आईसीयू क्या है, एनआईसीयू क्या है, पीआईसीयू क्या है, ठीक है ना, इमरजेंसी वार्ड क्या है, प्राइवेट रूम क्या है, ठीक है ना, ईसीजी रूम, डार्क रूम क्या है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत मेडिकल टर्मिनोलॉजी रिसेप्शनिस्ट का होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी होंगे उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। एडेप्टेबिलिटी, हर जगह अपने आप को सर्वाइवल करने वाले होना चाहिए रिसेप्शनिस्ट, कहाँ माहौल कब खराब हो जाए उसको मैनेज करने वाली होनी चाहिए या करने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी चीज़ें हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्विंग
सॉल्व करने आना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या दिक्कतें हैं, उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए। रिसेप्शन के बारे में अगर देखेंगे तो इतना मिनिमम आपको होनी चाहिए। साथ में आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा ताकि आपको दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रजिस्ट्रेशन। हमारा रिसेप्शन अब कंप्लीट हुआ, अब हम लोग समझते हैं रजिस्ट्रेशन को कि आखिर ये रजिस्ट्रेशन है क्या। रजिस्ट्रेशन के बारे में कहता है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ, देखिए, enrolling a patient's name and identity into the hospital's records। ठीक है ना, ये क्या है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड। यानी कि इसको कहता है कि हॉस्पिटल और पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या होने चाहिए, पेशेंट का नाम, आइडेंटिटी इन हॉस्पिटल्स रिकॉर्ड्स, और उसका क्या होना चाहिए, और साथ में उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एड्रेस प्रूफ, कॉन्टैक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, ये सभी चीजें रजिस्ट्रेशन के समय ही पेशेंट का होना चाहिए, प्रोवाइडेड हॉस्पिटल को होनी चाहिए। इट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द सर्विस द पेशेंट्स एंड कीप ट्रैक द सर्विसेज दे रिसीव्स। रजिस्ट्रेशन ऑल्सो क्रिएट द मेडिकल रिकॉर्ड फॉर द पेशेंट्स। अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन होगा, कोई सरकारी वर्क है, अभी तो आयुष्मान हेल्थ साइंस वाला, आयुष्मान कार्ड वाला चल रहा है, अभी भारत सरकार का नियम है, फिर बहुत सारे टीपीए कंपनी है, बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। अगर उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन हम लोग अगर करके पूरा डिटेलिंग नहीं रखेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड अगर नहीं रखेंगे, रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं कराए रहेंगे हॉस्पिटल्स में, अगर नहीं किए रहेंगे, तो सही से सर्विसेज भी आपको नहीं मिल सकता है, ताकि वो ट्रैक कर सके कि आपको ये सर्विसेज मिल रही है कि नहीं, जिस काम के लिए आप आए हैं वो काम हुआ है या नहीं, कि भर्ती करके छोड़ दिया, डॉक्टर आपके लिए आ रहा है या नहीं, किडनी आपका दिक्कत था, ऐसा तो नहीं कि ब्रेन वाला डॉक्टर आपको देख के जा रहा है। तो रजिस्ट्रेशन हो जाने से पता चलता है कि मरीज को क्या दिक्कतें हैं, ठीक है ना, हमारे हॉस्पिटल में किस डॉक्टर की रिक्वायरमेंट है, किस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, और वो रिसेप्शनिस्ट जो रजिस्ट्रेशन करने वाले लोग होते हैं वो आपको प्रोवाइडेड कराते हैं। तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट और मेडिकल रिकॉर्ड सरकार के अंदर भी आप लीगली रूप से सर्वाइवल हो सकते हैं। तो कहता है ए पेशेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, देखिए अब उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिलता है आपको, इंक्लूड उसमें कुछ सेक्शन बनाया रहता है, ठीक है ना, वो आपको हम बता देते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी हम दिखा देंगे आपको, ठीक है ना। उसमें पेशेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, इससे पहले क्या हुआ था, इंश्योरेंस वाले कोई अगर है इंफॉर्मेशन है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, एनी स्पेसिफिक कंसल्टेंट ऑथराइजेशन फॉर्म, जो भी रहता है वो सबको क्या करते हैं हम लोग, फॉर्म फिलअप, रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म फिलअप की तरह करवा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का में प्रोसेस क्या है उसको फॉर्म भरने का, उस चीज को देखते हैं। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हॉस्पिटल्स। सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराने से पहले सबसे पहले आपको आना है फ्रंट ऑफिस स्टाफ फील्ड, यानी कि रिसेप्शन, याद रखिएगा फ्रंट ऑफिस किसको बोलते हैं, स्टाफ, रिसेप्शनिस्ट को, ठीक है ना। और उसके साथ रहने वाले जो होते हैं स्टाफ, वो सब कहलाते हैं, ताकि वो आपको असिस्ट करेंगे क्या, पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट को, पेशेंट पार्टी को फिल अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय द मेकिंग फील द कंफर्टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। पेशेंट के स्टाफ को, पेशेंट के गार्जियन को थोड़ी ना पता है कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसको बुखार है, बुखार बोल दिया, अब लिखना बुखार बनता नहीं, हरहराता है, पेट में घर घर आता है, मथवा उड़ता है, तो अब ये सब चीजें कैसे लिखेगा, उसको असिस्ट करके जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं, फ्रंट ऑफिस होते हैं, जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको फॉर्म फिलअप कराने में हेल्प करते हैं। दूसरा है उसके बाद पेशेंट आइडेंटिटी प्रूफ विथ साइन। पेशेंट का आपको साइन नहीं करे तो भी अंगूठा लगवा लेना है आईडी प्रूफ पर पेशेंट के, ठीक है ना, आइडेंटिटी कार्ड पर, आईडी कार्ड पर विथ उसका साइन, नहीं तो ये होनी चाहिए। पेशेंट गार्जियन का रिलेशनशिप, पेशेंट का अगर अपना गार्जियन नहीं है तो कौन है, आप उसके रिलेशनशिप में क्या लगते हैं, उसका आइडेंटिटी कार्ड विथ प्रूफ, उसका सिग्नेचर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विथ हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, पुराना इससे पहले कहाँ ट्रीटमेंट लिए हैं, कैसे कैसे, ये सब चीजें का अभी प्रोसेस क्या कर लेना है आपको, रजिस्ट्रेशन करते समय साथ रखना है, और पेशेंट के अटेंडेंट से आपको ले लेना है इतना चीजें। देन आपको कुछ हो ना या नहीं, 2-3 चीजें हर हमेशा ध्यान रखना है आपको, पेशेंट का आइडेंटिटी कार्ड और उसका साइन, और पेशेंट के अटेंडेंट का, और जो भी उसका सीरियसनेस प्रॉब्लम है, अगर आपको दिक्कतें हैं तो लीगल प्रॉब्लम है, अगर गन शॉट इंजरी अगर आ गया, फायर का है, कोई भी लीगल केस आ जाता है, इलीगली रूप से ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो वहाँ सब पर भी आपको, ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करके A29 सेक्शन के तहत फॉर्म फिलअप करा करके, और उसका आईडी और फोटो पर फोटो ले लीजिएगा, और 1-2 साइन जरूर लीजिएगा, नहीं तो अगर गार्जियन बाद में बदल गया तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, ये हमारा रजिस्ट्रेशन था। रजिस्ट्रेशन इज अनदर थिंग। अब आप उस हॉस्पिटल में रहने के लिए अब हो गए हैं, अब ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो उसके लिए आपको दूसरा फॉर्म भरना होगा, एडमिशन फॉर्म। पहले हुआ क्या, आप हॉस्पिटल में एंट्री लिए तो उसके लिए क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब आपका ट्रीटमेंट शुरू होगा तो उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा, एडमिशन, हॉस्पिटल एडमिशन फॉर्म, ठीक है ना। तब आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे डॉक्टर साहब, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं हम लोग। एडमिशन में पीपल्स आर एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल्स व्हेन दे हैव सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम।
कोई अगर आपको सीरियस डिजीज हो गई, ठीक है ना, जिससे आपको लाइफ थ्रेटनिंग है, लाइफ को बचाना है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेज अगर प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है ना, एक्यूट एब्डोमेन है, अब इस सब केस में क्या है, एडमिशन करना होगा, हॉस्पिटल में आपको भर्ती होना पड़ेगा। लाइफ थ्रेटनिंग है, सडन अगर ब्रेन हेमरेज हुआ ना दिखेगा तो खत्म। तो इसीलिए क्या हार्ट अटैक, ये सब बहुत, तो इस समय क्या होना चाहिए, एडमिशन फॉर्म भी, जब आप हॉस्पिटल में आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में अगर आप आईसीयू में अगर भर्ती होना चाह रहे हैं तो आपको एडमिशन फॉर्म भी भरना है। दे ऑल्सो मे बी एडमिटेड फॉर लेस सीरियस डिसऑर्डर में भी हम इसको भर्ती कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जरूरत होती है मेडिकल अटेंशन का, नर्सिंग केयर का अगर जरूरत होती है तो आपको इसमें, जो जिस पेशेंट को हम लोग, ठीक है ना, घर पे ठीक नहीं कर सकते हैं, ओपीडी से ठीक नहीं होता है, जिसको आईपीडी की जरूरत है, देन हम उसको क्या करते हैं, एडमिशन करते हैं पेशेंट को, ठीक है ना। तो जो भी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो आपको क्या करना है होगा, फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। सब अलग अलग टाइप्स के देखेंगे। तो हॉस्पिटल में एडमिशन भी बहुत तरह के, इमरजेंसी में अब ऐसा वही होगा ना कि अब प्रेगनेंसी है तो 1-2 दिन पहले ही लोग जाकर भर्ती हो जाता है कि डिलीवरी होने से पहले, तो उसमें भर्ती होने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन क्या कीजिएगा, प्लान होता है कि 2 दिन में मेरा बच्चा होना है तो हम भर्ती हो जा लेते हैं पहले से ही, ठीक है ना। तो कुछ होते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन में हम अगर देखेंगे तो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ द हॉस्पिटल स्टे, सबका अलग अलग डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको समझते हैं। सबसे पहला है हमारा इमरजेंसी में, जो अनप्लान्ड होता है, सडन दिक्कतें हो गई, सडनली आए तो वो तो इमरजेंसी कंडीशन है, देन उसमें आप हॉस्पिटल एडमिट हो सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा इमरजेंसी। दूसरा है हमारा ओवरनाइटिंग और देखिए एक्सटेंडेड। क्या होता है, बहुत सारा छोटा छोटा, जैसे कि इनडिस्पोजिशन हो गया। इनडिस्पोजिशन कथी, रात में हम शादी में चले गए थे और बहुत ज़्यादा खाना खा लिए, ठीक है ना, अलग अलग वेराइटी का, अब सुबह से हमारा तबीयत खराब हो गया, ठीक है ना। तो सडन क्या करते हैं हम लोग, एक नहीं कहता है गांव में, तो कहता है कि 2 पानी चढ़ा दे तो ठीक हो जाएगा, वही समझिए इसको, ठीक है ना। जब एक्स्ट्रा चीज़ें होने आती है, ठीक है ना, वो इनडिस्पोजिशन बोलते हैं, यानी कि वो बीमारी नहीं है लेकिन बीमारी की तरह सिम्टम्स कर रहा है, यानी कि ऐसा चीज़ है, ये समझिए इस चीज़ को कि नहीं बोले रात में जगे थे और पार्टी में अनवन खा भी लिए, रात भर जग गए, तो सुबह क्या हो जाता है, कुछ लोगों का पेट खराब हो गया, एग्जॉर्शन होने लगा, हेडेक हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि सोगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पेशेंट डरा हुआ इतना रहता है कि नहीं हमको कुछ हो जाएगा, हमको भर्ती कर लीजिए। देन उस केस में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ओवरनाइट और एक्सटेंडेड प्लान होता है ये, ठीक है ना। या फिर पेशेंट को ओपीडी में किए थे, अब देख रहे हैं कि जो नहीं सही है तो उसको भर्ती कर लिए कंटिन्यू। जैसे देखिए आप ऑपरेशन किए थे, 2 दिन में ठीक होना था, 2 दिन में चले गए, लेकिन 2 दिन में नहीं ठीक हुआ तो 1 दिन और बढ़ाना होगा, तो इसमें भी ओवरनाइटिंग ही बोलेंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं है, अब 3 दिन में ठीक होना था, 3 दिन के लिए हम बोले थे कि कल डिस्चार्ज कर देंगे, पेशेंट स्टेबल था, लेकिन हमने 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया, पेशेंट खुद अटेंड कि डॉक्टर साहब देख लीजिए ना, कैथेटर निकला है तो 1 दिन देख लेते हैं कि यूरिन हो रहा है कि नहीं, क्या कि पाइप लगल था। तो ये सब चीज़ें क्या कहलाती है, ओवरनाइटिंग, और ये भी एक हॉस्पिटल एडमिशन ही है, एक्सटेंड कर देते हैं जब हम प्लान को, ठीक है ना। उसके बाद है हमारा मैटरनिटी। मैटरनिटी मतलब क्या हो गया, प्रेगनेंसी। इसमें क्या होगा समझिए, प्री प्लान होता है ये, यानी कि हमारा ईडीडी निकाल दिया अल्ट्रासाउंड से पहले है कि आपको, ठीक है ना, 5वां महीना 8 तारीख को 2024 में लड़का होने वाला, तो हम 2 दिन पहले जाकर भर्ती हो गया कि डॉक्टर साहब वो दिन डेट दे लेते, लेकिन दर्द होगा तब देखेंगे, लेकिन भर्ती होकर रखते हैं पहले से सेफ्टी, ठीक है ना। तो मैटरनिटी वाला में तो फिक्स रहता है कि हमको इस डेट में भर्ती होना है। डे प्रोसीड्यूर में क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। अरे जो 1 दिन के लिए भर्ती हुआ अगला दिन ठीक होकर चला जाएगा, यानी कि आया था सडन चेस्ट में पेन हुआ, हार्ट अटैक वाला में क्या होता है, 1 से 2 दिन में। हाइपोग्लाइसेमिया के केस में क्या होता है, आया पेशेंट ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, ठीक हो गया, फिर जा सकता है। तो वो सब क्या है, डे केयर है, जो सिंपल माइनर डिजीज अगर हो देन उस समय कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा व्हाट एडमिशन फॉर्म के बारे में। हॉस्पिटल में एडमिशन फॉर्म में क्या क्या दिया रहता है उस चीज़ को समझ लीजिए पहले हम लोग, उसके बाद हम आपको फॉर्म भी दिखा देंगे। हॉस्पिटल एडमिशन फॉर्म ये डॉक्यूमेंट, एक तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है जो यूज होता है हॉस्पिटल में ट्रैक देयर पेशेंट को जानने के लिए, ठीक है ना, कि पेशेंट में कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड डेमोग्राफिक्स, ट्रीटमेंट्स एंड डिटेल्स, जो आप पहले से ट्रीटमेंट करवा के आए हैं, क्या होना है, कैसे होना है, वो सब कुछ इसमें एडेड रहता है। कलेक्ट द पेशेंट कंसल्टेंट फॉर देयर द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करना है, इस चीज को फॉर्म भरने के लिए आपको ये एडमिशन एक फॉर्म दिया जाता है। कुछ इस तरह के फॉर्म होते हैं, देख सकते हैं, देखेंगे तो एक एडमिशन फॉर्म है। देखिए सबसे पहले ऊपर में क्या लिख दिया है, एडमिशन नोट, उसमें पेशेंट का नाम है, यहाँ पर कंसल्टेंट डॉक्टर कौन देखे हैं, रेफर कहाँ से किए हैं, एज सेक्स क्या है, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन जो हो चुका है तो रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दीजिए इस पर, डेट किस दिन भर्ती हो रहे हैं, और आईसीयू नंबर किस बेड पर है, एनआईसीयू में है कि रूम में है, कहाँ पर भर्ती है, ये पूरा एडमिशन नोट में पहले ही भरा जाएगा। साथ में प्रोविजनल डायग्नोसिस किस टाइप का डिजीज है, देखिए एडमिशन फॉर्म है, ये एडमिशन नोट है, हम आपको पहले ही बोले हैं ये। तो इसमें देखिएगा सब हॉस्पिटल का लगभग सेम फॉर्मेट है, कहीं कुछ नहीं है, 1-2 कहीं पर डाटा सीएनएस में, जैसे कि नर्वस सिस्टम वाला में चले जाएगा, आंख वाला हॉस्पिटल में चले जाएगा, तो वो एगो आंख वाला अलग ही डाइट रहता है, ठीक है ना, अलग तरह से प्रोग्राम रहता है। अब एडमिशन वाला में देखते हैं हम लोग,
प्रेजेंट कंप्लेंट पेशेंट को अभी क्या दिक्कतें है उसमें, पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री, डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, ठीक है ना, कोई पर्सनल हिस्ट्री, कहीं स्मोकर तो नहीं है, एल्कोहल तो नहीं है, ये पूरा हिस्ट्री इसमें रहता है डाला हुआ। जेनेटिक्स एग्जामिनेशन पैलर देखेंगे, एक्टेरस देखेंगे, पेप्टाइड देखेंगे, स्टूल देखेंगे, यूरिन देखेंगे, ड्रीम देखेंगे, स्लीप देखेंगे, ये हर चीज में भरना है। उसके बाद आपको जनरलाइज देखना है, आपको वाइटल साइन के, पल्स को, बीपी को, सीबीएस को, चेस्ट को, एसाइटिस को देखना है, पर एब्डोमेन देखना है, सीएनएस, पीएनएस, ये सब कुछ, पीपल्स है, प्लेटर है, लीवर है, स्प्लीन है, ये सब कुछ का हिस्ट्री, बीमारी हो या नहीं, जरूरी नहीं है कि लीवर वाला डिजीज है इसलिए इसको नहीं, कोई भी हो, लीवर, स्प्लीन, किडनी, 3 चीज हर हमेशा ध्यान रखते रहना आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किया गया है पहला दिन एडमिट भर्ती करते समय, उस सब चीजों का इसमें होना चाहिए, और क्या एडवाइस हुआ है वो यहाँ पर, और यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का सिग्नेचर होनी चाहिए। ये है आपका एडमिशन फॉर्म। अब इसी में देखेंगे तो कहेंगे कि सर इतना चीज तो प्रिस्क्रिप्शन में भी करते हैं, इतना कॉलम पूरा प्रिस्क्रिप्शन में नहीं करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में सिर्फ प्रेजेंटिंग कंप्लेन लिख देंगे और एडवाइस करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और कभी कभी एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ऑन एग्जामिनेशन कर लेते हैं, ठीक है ना, OYE लिखते हैं या ऑन एग्जामिनेशन पूरा लिखते हैं, दूसरा चीज नहीं तो वाइटल साइन करके, ठीक है, और ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिस्क्रिप्शन में ये पूरा डिटेल नहीं किया जाता है, एडमिशन फॉर्म में ये पूरा डिटेल करना होगा, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा एडमिशन। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसफर के बारे में। हमारा एडमिशन हमने कर लिया, अब अंदर के देखते हैं, सब फर्स्ट यूनिट ही अभी चल रहा है हमारा, ठीक है ना। ट्रांसफर क्या है, पेशेंट ट्रांसफर इज आल्सो नोन एज पेशेंट केयर। देखिए इसको, पेशेंट केयर ट्रांसफर, केयर के साथ पेशेंट को ट्रांसफर भी करना, ठीक है ना। सी इज प्रोसेस ऑफ मूविंग ए पेशेंट फ्रॉम वन फ्लैट सरफेस टू another within a healthcare facilities. This is the often required to the patients who need diagnostic image and साथ में देखेंगे, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक इमेजेस और अदर मेडिकल प्रोसीड्यूर्स आउटसाइड ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट। 2-3 चीजें हैं, अगर बाहर जो हुआ जांच, उस ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है ना। कोई भी पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना भी क्या करते हैं, मूविंग ए पेशेंट फ्रॉम वन फ्लैट, वन चीज़ों से अलग अलग जगह चीज़ों पर अगर हम लोग अति करते हैं ना, इसको शिफ्ट करते हैं, तो उसको हम लोग पेशेंट को ट्रांसफर करते हैं। या फिर वो डायग्नोस्टिक इमेजेस पर बस से हो, या फिर कोई भी मेडिकल प्रोसेस के लिए भेजना है हमको, या आउटसाइड ऑफ द इंटेंसिव केयर यूनिट भेजना है हमको, ठीक है ना, कहीं भी अगर आईसीयू से बाहर निकाल रहे हैं, वो सब क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं डिफिनीशन, ठीक है ना। अब ये ट्रांसफर ऑफ द पेशेंट होता क्या है, इसको समझिए सबसे। डिस्चार्जिंग ए पेशेंट फ्रॉम वन यूनिट और एजेंसीज एंड एडमिटिंग हिम और हर टू अनदर यूनिट। अब ये ट्रांसफर का ये भी चीजें हैं, ये नहीं है कि एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल भी, हॉस्पिटल में भी अगर जनरल आईसीयू से जनरल वार्ड में, आईसीयू से एसी प्राइवेट रूम में, अगर यहाँ भी आप अगर शिफ्ट कर रहे हैं, देन ये भी हमारा क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो ये चीजें भी हमारा ट्रांसफर ही कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है, समझिए, टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफर में देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा पेशेंट जो एक सेम हॉस्पिटल में, वन यूनिट टू अनदर यूनिट इन सेम हॉस्पिटल, उसी हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि आईसीयू से निकलकर जनरल वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वो भी एक ट्रांसफर है। दूसरा ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ ए पेशेंट फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल। हमारे हॉस्पिटल में उसको कुछ चीजें का कमी हो गई, दिक्कतें हैं, तो वो अदर जगह अगर शिफ्ट हो रहा है दूसरे हॉस्पिटल में, या फिर मेरे इस हॉस्पिटल इस जगह पर कम है, आपको हम अपने हायर सेंटर पर भेज रहे हैं, तो देन उसको भी पेशेंट ट्रांसफर ही कहते हैं। दोनों क्या है, पेशेंट ट्रांसफर ही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल ट्रांसफर। अब देखते हैं कितने टाइप्स के हॉस्पिटल ट्रांसफर होते हैं। अब हमारा सबसे पहले देखिए, बेड टू स्ट्रेचर्स। बेड से कहाँ आते हैं, स्ट्रेचर, ये भी क्या है, बेड से, तो अपना टाइप्स है ट्रांसफर का ही। अब फिर बेड से क्या कर रहे हैं, व्हील चेयर पर जा रहे हैं, ये भी ट्रांसफर है, और व्हील चेयर से चेयर पर जा रहे हैं, व्हील चेयर से टॉयलेट जा रहे हैं, ठीक है ना, वाइस वर्सेस। अब इसको देखिए, वाइस वर्सेस में अच्छा बता देते हैं आपको, ठीक है ना, ये एक साइड पेशेंट को लेटाना भी ना, जैसे देखो पेशेंट को लेटाए थे, बेड को अप कर दिए, ठीक है ना, अब पेशेंट को लेट वाली साइड लेटा दे रहे हैं, ठीक है ना, अब पेशेंट ऐसे लेटा था, करवट बदल रहा है, ये भी एक पेशेंट का ट्रांसफर का ही एक टाइप्स है, ठीक है ना। स्लाइड बोर्डर ट्रांसफर है, लॉन्ग रोलिंग प्रोसीड्यूर है, ठीक है ना, ये भी पेशेंट का एक ट्रांसफर है। पेशेंट को मूव कराना ही क्या कहलाता है, पेशेंट ट्रांसफर कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स, देख लिया हम लोग, टाइप्स देख, स्टेप्स ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट। अब इसको स्टेप्स क्या है, पेशेंट को ट्रांसफर कैसे करने हैं, ऐसे थोड़े है कि पेशेंट कह दिया जब हमको वहां शिफ्ट कर दीजिए, ले जाकर शिफ्ट कर देगा, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। उस कंडीशन को देखिए, सबसे पहला है रिटन ऑर्डर बाय फिजिशियन, विदाउट डॉक्टर के परमिशन के, रिटन में अगर नहीं दिया है तो आप कभी मत ट्रांसफर कीजिए, ठीक है ना। तो रिटन ऑर्डर होना चाहिए क्या, फिजिशियन का। इन्फॉर्म पेशेंट्स एंड देयर फैमिली, ऐसा नहीं कि डॉक्टर लिख कर दे दिया आप पेशेंट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दे, नहीं,
आपको सबसे पहले पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, देन उसके फैमिली को इन्फॉर्म करना है, पेशेंट के अटेंडेंट को, कि आपका पेशेंट इस वार्ड से उस वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद है इन्फॉर्म वार्ड इंचार्ज। अब आपको फिजिशियन लिख कर दे दिया, तब क्या करेगा, पहले वार्ड के जो इंचार्ज होंगे, ठीक है ना, हर वार्ड का आईसीयू इंचार्ज अलग है, टाइमिंग का पर अलग अलग इंचार्ज होते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है ना, वार्ड इंचार्ज को, ठीक है ना। फिर ऑफ इन अदर, जैसे कि आप अपना वाला को भी कीजिए और सामने वाला को भी कीजिए जिसमें शिफ्ट होना है। पहले तो आप अपने इंचार्ज जहां पर है पेशेंट, और उसके बाद जहां शिफ्ट हो रहा है वहां वाला को, फिर कंप्लीट पेशेंट डॉक्यूमेंट कीजिए, जो भी पेशेंट का डॉक्यूमेंट है, आईसीयू चार्ट है, डॉक्टर प्रोग्रेस शीट है, प्रिस्क्रिप्शंस है, उसके रिपोर्ट्स हैं, उसके मेडिसिन है, उसके इक्विपमेंट है, जो भी है वो सभी क्या कीजिए, कलेक्ट कीजिए। अगर डिस्चार्ज होकर जा रहा है बाहर तो उसका डिस्चार्ज कलेक्ट करके उसको अरेंज कीजिए ट्रांसपोर्ट का, कि यहाँ से वहाँ कैसे जाएगा, इन्फॉर्म। उसके बाद क्या कीजिए कि दूसरे वार्ड में जहाँ शिफ्ट करना है या फिर उसको घर भेजना है तो उसको इन्फॉर्म कर कि भाई हम आ रहे हैं इनको लेकर के घर में। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट, फिर आपको क्या करना है, पेशेंट को शिफ्ट करवा करके फिर रिसीविंग ऑफ द पेशेंट इन न्यू वार्ड। अब उससे साइन करवा लीजिए कि हमने पेशेंट को रिसीव कर लिया। हैंड ओवर कीजिए, उसके सिम्टम्स वाले एक चार्ट आते हैं, ठीक है ना। पेशेंट को हैंड ओवर करने के लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है, जो कि हर पेशेंट को आज क्या क्या हुआ, अब क्या क्या केयर करना है, डॉक्टर क्या बोले हैं, वो नर्सिंग स्टाफ का काम होता है कि लिख देना उस पेज में। अब क्या होगा, पेशेंट को हैंड ओवर कर दिए, रिटर्न में आप ले लीजिएगा और देन पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके और आप लोग रिलैक्स हो सकते हैं। तभी ये एक प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस पेशेंट शिफ्टिंग का, ट्रांसफर का। अगर ये नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो भी आप दिक्कतें में पड़ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर हॉस्पिटल में दो तरह के होते हैं। एक समझे हम लोग हॉस्पिटल के अंदर में स्टेप कैसे कैसे ट्रांसफर करना है, इससे पहले हम लोगों ने देखा हॉस्पिटल के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक वार्ड से दूसरे वार्ड में। अब हॉस्पिटल से बाहर पेशेंट जाना चाहता है, आप यहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, तो दो तरह के फॉर्म आते हैं। एक होता है, पहला हमारा है, उस फॉर्म को कहते हैं लामा, और दूसरा फॉर्म को क्या कहते हैं, डामा। लामा क्या होता है, इस चीज को समझिए, लिविंग, ठीक है ना, लिविंग मतलब छोड़ना, ये लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, ठीक है ना। लामा में क्या होता है कि आप ठीक नहीं हुए होते हैं कंप्लीट रूप से, आपको अभी मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, लेकिन आप फिर भी जबरदस्ती जा रहे हैं, यानी कि बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ है और फिर भी जा रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, लामा। और डामा किसको कहते हैं, अब आप ठीक तो हो गए हैं लेकिन कमजोरी है, वीकनेस है, अब हम अपना ऑब्जर्वेशन के लिए रखना चाहते हैं 2 दिन या 1 दिन, आपकी बीमारी जा चुकी है, ठीक है, ऑपरेशन भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बैड इफेक्ट हजार्ड न हो, उसके लिए हम हॉस्पिटल में रखना चाहते हैं, ठीक है। 1 दिन और एक्स्ट्रा रखना या 2 दिन रखना चाहते हैं, लेकिन आप रहना नहीं चाहते हैं, आप वहां से अपने घर जा रहे हैं, ठीक है ना। लामा वाला पेशेंट हर हमेशा एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाता है, घर कभी नहीं जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन डामा वाला पेशेंट क्या करता है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट घर जाना चाहता है, वो दूसरा हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता, यानी कि हॉस्पिटल से जब दूसरे हॉस्पिटल में जाता है उसको लामा कहते हैं, यानी कि प्रॉब्लम अभी भी है पेशेंट को, पेशेंट कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है। डामा में क्या है, पेशेंट का सिम्टम सब रिलीफ है लेकिन वीकनेस है, लेकिन कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डामा। इट्स व्हेन द पेशेंट्स लिव ए हॉस्पिटल अगेंस्ट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। डॉक्टर एडवाइस नहीं करता है कि आप ठीक हो गए हैं, जा सकते हैं, जबरदस्ती जो जाए उसको कहते हैं लामा और डामा। अगर जो पेशेंट खुद से डॉक्टर डिस्चार्ज करके भेजता है तो उस चीज को हम लोग डिस्चार्ज कहते हैं हॉस्पिटल। तब डिस्चार्ज होकर के कहां जाता है, डिस्चार्ज होकर के घर जाता है डायरेक्ट पेशेंट, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं लामा फॉर्म और डामा फॉर्म और डिस्चार्ज फॉर्म। देख सकते हैं ये है हमारा डिस्चार्ज। अगर पेशेंट का डिस्चार्ज और लामा और डामा सब इसी में, इस तरह से क्या करते हैं ना, यहाँ डिस्चार्ज है ना, इसको काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लामा या फिर लिख देते हैं डामा, जो है पेशेंट में वो चीजें हम लोग लिख देना है। अब समझते हैं इसमें डिस्चार्ज समरी में क्या क्या है। पेशेंट का नाम है सबसे पहले, उसका एज, सेक्स, डेट ऑफ एडमिशन, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन, कब भर्ती हुआ था पेशेंट। दूसरा है कंसल्टेंट, कौन डॉक्टर उसको देखे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, डेट ऑफ लामा, डेट ऑफ डामा, किस दिन जा रहा है वो यहाँ पर लिखाना है। डायग्नोसिस, इसको बीमारी क्या था उसका कंफर्म डायग्नोसिस इसमें आ जाएगा। कोई सर्जिकल प्रोसीड्यूर हुआ है तो वो लिख देना है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, अभी क्या दिक्कत है, उस समय क्या दिक्कतें थी वो लिख देना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्रेनियल एग्जामिनेशन, उसका नर्वस सिस्टम अभी कैसा है, पेशेंट का स्थिति कॉन्शियस है या नहीं है, इसकी अभी भी सेमी कॉन्शियस है, बेहोश है, क्या है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, वो इन्वेस्टिगेशन का पूरा डिटेलिंग यहाँ पर करना है। हॉस्पिटल जब भर्ती था पेशेंट तो क्या क्या चला है हॉस्पिटलाइजेशन में, इसके साथ क्या क्या किया गया है, उसको पूरा प्रोसेस लिख कर देना होगा, ताकि आप अगर कहीं जाएगा हॉस्पिटल में तो उसको तो पता चलेगा ना कि भाई इसको ये जांच हो गया है, ये चीज़ें हो गई है, अब बाकी हमको इससे आगे का काम करना है। उसके बाद आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो एडवाइस क्या क्या कर रहे हैं, नहीं तो दवाई क्या क्या चल रहा है वो भी लिख दीजिएगा। तो ये तो अब देख लेंगे। उसके बाद फॉलोअप में क्या होगा कि कितना दिन बाद आपको पेशेंट बुलाना है, अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो
तो ही इसको फॉर्म भरना, फॉर्म लामा डामा में तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है आपको, फॉलो अप यहाँ पर कि 5 दिन बाद आइएगा, ई जांच करा लीजिएगा तब आइएगा, 2 दिन बाद आइएगा, 1 हफ्ता बाद आइएगा, 1 हफ्ता का दवाई लिख दिए जो है, उसके बाद यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर का जो होगा वहाँ पर साइन हो जाना है, ठीक है ना। और ये हो गया, ये है हमारा डिस्चार्ज समरी, ठीक है ना। डिस्चार्ज लामा डामा फॉर्म जो होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है ना। आपको हम ओरिजिनल भी है, ठीक है ना, जब होगा तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था हम लोग का आज BHM का ये टॉपिक था, आप लोग देखे समरी के बारे में, रजिस्ट्रेशन, एडमिशन, ट्रांसफर, डिस्चार्ज और फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल ऑपरेशन मैनेजमेंट। हम लोगों ने इतना चीज़ें आज की वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे, पेशेंट के डिस्चार्ज के बारे में और भी डिटेल देखेंगे, और साथ में जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं वो सब हम लोग साथ में डील करते रहेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और धन्यवाद।